हाय। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया यूनिट नंबर 8 पर्सनल पॉलिसी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिसी मेकिंग मीनिंग, कि पॉलिसी मेकिंग का क्या मतलब होता है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिसी मेकिंग इज वन ऑफ द कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज इन डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो जो पॉलिसी मेकिंग है ये एक कॉमन शब्द है जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एंड मैनेजमेंट में। दो द मोर पॉपुलर वन इज़ द डिसीजन मेकिंग, लेकिन इनमें से पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर शब्द है वो है डिसीजन मेकिंग। द डिफरेंस बिटवीन द टू बीइंग दोज ऑफ द डेप्थ एंड स्वेप, नॉट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस। मतलब कि दोनों का जो मीनिंग है वो कोई अलग नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द टू बीइंग दोज ऑफ द डेप्थ एंड स्वेप एंड नॉट ऑफ द क्वालिटी प्रोसेस। मतलब ये कि दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग है, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो जो क्वालिटी प्रोसेस है। मतलब ये दोनों दोनों एक प्रोसेस है। पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये दोनों क्या एक टाइप के प्रोसेस है। इसमें पॉलिसी बनाया जाता है, इसमें डिसीजन लिया जाता है। इन द सेम वे डिसीजन मेकिंग इन द सेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। मतलब ये कि अगर डिसीजन हम किस चीज़ का लेंगे, पॉलिसी मेकिंग का लेंगे, किस टाइप की पॉलिसी बनाना है, तो इन डेप्थ एंड शेप बोथ आर द सेम बट नॉट ऑफ क्वालिटी प्रोसेस। मतलब ये कि मतलब इनकी जो इस चीज़ की जो प्रोसेस होगी वो अलग होगी, इस चीज़ की ये प्रोसेस अलग होगी। ठीक है, बाकी दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। फॉर मेकिंग द पॉलिसी वी हैव टू टेक द प्रॉपर डिसीजन, दैट्स इट। डिसीजन आर टेकन बाय एवरीवन, every movement on everything, whether they are of great significance or on comparatively inconsequent matters। तो हम देखते हैं कि डिसीजन जो है डिसीजन मेकिंग से अभी यहाँ पे लिंक कर रहा है। जो डिसीजन मेकिंग है ये हर कोई लेता है, हर मोमेंट में लेता है, हर टाइम लेता है। इसका अलग एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है। ठीक है, दो फ्रॉम अ नॉर्मेटिव एंगल डिसीजन आउट टू रेफर टू प्लान एंड कैलकुलेट एक्सपीरियंस exercise in rationality. In actual practice, they are often subjective, probabilistic, and arbitrary, as more often they are arrived at individually and not collectively। तो जो पॉलिसी मेकिंग है और जो डिसीजन मेकिंग है, इन दोनों में यही डिफरेंस बन जाता है कि वो इंडिविजुअली, मतलब अगर उनका अलग अलग से मीनिंग देखें तो बोथ आर डिफरेंस, बट कलेक्टिवली दे आर द सेम। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो नॉर्मली पॉलिसी बनाई जा रही है, एंड डिसीजन डिसीजन एक अलग टाइप का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में कोई भी ले सकता है। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो डिसीजन का मतलब ये हो गया कि हमें कोई भी एक्शन लेना है, और पॉलिसी मेकिंग में हो गया कि हमें कोई लेजिस्लेटिव काम करना है, ये हो गया। बट इन इन द बोथ आर इन द सेम कंटेस्ट। मतलब जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक हम डिसीजन भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए कलेक्टिवली बोथ आर द सेम बट इंडिविजुअली बोथ आर डिफरेंट। पॉलिसी मेकिंग डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो यही बोल रहा है कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं इन्वॉल्व होता है, बट एवरी डिसीजन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पॉलिसी। यस ऑफ कोर्स, हम हर कोई डिसीजन पॉलिसी बना के ही नहीं लेते हैं, लेकिन पॉलिसी बनने के बाद हम डिसीजन लेते हैं उसको एग्जीक्यूशन के लिए। तो यही बोल रहा है कि पॉलिसी डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग बट एवरी डिसीजन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पॉलिसी। तो इसका मीनिंग यही हो गया कि पॉलिसी मेकिंग में डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता है, बट एवरी डिसीजन डज नॉट कंस्टिट्यूट पॉलिसी। और ये भी बोल रहा है कि जो भी हम डिसीजन लेंगे, जरूर नहीं कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे तभी हम डिसीजन लेंगे, लेकिन जब पॉलिसी बनाएंगे तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट का डिसीजन तो लेंगे ही। एंडरसन 2003 ओपिनियन, इन्होंने बताया, ये स्कॉलर ने बताया कि पॉलिसी डिसीजंस आर डिसीजन मेड बाय पब्लिक ऑफिशियल्स एंड अथॉरिटी
और गिवन डिसीजंस एंड कंटेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक्शन। ठीक है, तो ये स्कॉलर ने बताया कि जो पॉलिसी डिसीजंस है वो डिसीजंस है जो पब्लिक ऑफिसर्स लेते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स अथॉरिटी लेते हैं, किस लिए लेते हैं? फॉर द पब्लिक पॉलिसी के एक्शन के लिए। ओके, दिस मे बी डिसीजन टू इशू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, promulgate administrative rules or to make important judicial interpretation of law। तो जो डिसीजन लिया जाता है फॉर व्हाट? फॉर द इश्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इशू करने के लिए। उसके बाद प्रोमुलगेट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, प्रोमुलगेट मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। और टू मेक इम्पोर्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, या कोई भी जुडिशियल लॉ के इंटरप्रिटेशन मतलब जुडिशियल लॉ को समझाने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए, या उसका सही मीनिंग जानने के लिए हम अलग अलग टाइप का डिसीजन लेते हैं। ओके, तो पॉलिसी मेकिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज अ डायनामिक प्रोसेस फॉर अ नॉर्मेटिव इवेंट अराइव्ड एट through assessment of relevant fact and evaluation of judgment, providing guidelines for further action directed at the future with the objective of achieving a given objective through best possible means। अभी हमने जाना डिसीजन। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? पॉलिसी डिसीजन होते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप के डिसीजन लेते हैं एज पर द नीड। फिर पॉलिसी मेकिंग क्या है? पॉलिसी मेकिंग एक डायनामिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? मेनली फैक्ट के बेस पे एक कोई जजमेंट है उसको एसेस करने के बाद, उसको इवेल्युएट करने के बाद, या कोई गाइडलाइन है उसको जानने के बाद हम कोई एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं और फिर उसको हम एक पॉलिसी मेकिंग में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बाय यूजिंग द फैक्ट, ओके, वी मेक द पॉलिसीज, that is policy making। the stages that are restored to in this procedure exercise are, देखिए अब पॉलिसी मेकिंग में क्या क्या प्रोसेस आती है ये स्टेजेस बताए गए यहाँ पे। देखो सबसे मेन है आइसोलेशन ऑफ इश्यूज को अलग किया जाएगा। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, अब इशू को आइसोलेट करने के बाद, एक सेपरेट करने के बाद उसके अंदर का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन एनालाइज किया जाएगा दैट प्रॉब्लम को। देन इंकबेशन, री एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। अभी हमने सबसे पहले क्या किया है? प्रॉब्लम को आइसोलेट किया। आइसोलेशन करना मतलब उसको सेपरेट करना। उसके बाद उसके अंदर का प्रॉब्लम हमने देखा, फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसके अंदर हमने फिर से दोबारा एक री एनालाइज किया, फिर सिंथेसाइजेशन किया, मतलब उसको एक अलग से हमने रखा और उसको प्रोटेक्ट किया। फिर उसके बाद इवेल्युएट किया उसको। देन एडॉप्शन ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। These are the process or these are the stages used in the policy making। तो पॉलिसी मेकिंग में क्या होता है? मेनली पॉलिसी बनाई जाएगी। तो पॉलिसी बनाई जाएगी तो पॉलिसी किस चीज़ के ऊपर बनाई जाएगी? कोई प्रॉब्लम होगा या कोई ऐसी इश्यू होगा जिसको टैकल करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के बाद उसको फिर दोबारा एनालाइज करके हमें चेक करना पड़ेगा कि हाउ मच दैट प्रॉब्लम इज और हाउ मच दैट इशू इज, वेदर वी हैव टू मेक द पॉलिसी और नॉट। इफ वी मेक द पॉलिसी, हाउ मच दैट विल मेक द डिफरेंट। सो दैट ऑल दिस थिंग यू हैव टू इवेल्युएट। तो सबसे उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसको इवेल्युएट भी करेंगे। फिर जब सब पॉलिसी बन गई फिर उसको क्या करेंगे? हम उसको एक प्रोग्राम के जरिए उसको हम एडॉप्ट कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको फिर से फॉलोअप करेंगे कि दैट पॉलिसी विच वी मेड इज़ परफेक्टली
implemented or not, or effectively effectively that policy is implementing or not, मतलब उसका पॉलिसी का कोई असर पड़ रहा है या नहीं। टू टैकल दैट प्रॉब्लम फॉर विच दैट पॉलिसी इज मेड ऑफ, जिस प्रॉब्लम के लिए हमने ये पॉलिसी बनाई है क्या वो रियली वो पॉलिसी उस प्रॉब्लम को टैकल कर पा रही है या नहीं, उसके लिए हमें फॉलो भी करना है। However, every decision and every policy are expected to be made on any subject after taking into account all available relevant fact and evaluating requisite dimension and alternative involvements। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेजेस हो गए फॉर द पॉलिसी मेकिंग। हमने ये जाना इस कंप्लीट पॉलिसी मेकिंग मीनिंग में। देखिए इसमें हमने मेनली क्या जाना, दो वर्ड जाना, एक है पॉलिसी मेकिंग और दूसरा है डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले हमने पॉलिसी मेकिंग का मीनिंग जाना, उसके बाद डिसीजन मेकिंग का मीनिंग जाना, फिर दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिसी किस तरह से बनाई जाती है, व्हाट आर द स्टेजेस दैट आर इम्प्लीमेंटेड वाइल मेकिंग दी पॉलिसी। ठीक है, अभी हम समझते इंडियन पब्लिक पर्सनल सिनारियो। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस कंट्री हैज़ ट्रैवल अ लॉन्ग वे ऑफ फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर एंड रेगुलेशन डे ऑफ 1947 एंड बिफोर। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत पुराना है, ये है 1947 से पहले से। तो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देन फॉर रिमूव्ड फ्रॉम द पीपल, हैविंग वेरी लिटल टू डू विथ नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जनरेशंस, social progress and people's well-being. Its temper was authoritarian and its style was deeply formalistic। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अलग अलग चीज़ों के लिए यूज हुआ है, अलग अलग चीज़ें इसके द्वारा की गई है, जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक रीजनरेशन हो गया, सोशल प्रोग्रेस, पीपल वेलबींग, ये सब चीज़ें। ऑथोरिटेरियन एंड स्टाइल वॉज डीपली फॉर्मल, मतलब अलग अलग तरीके से, ऑथोरिटेरियन के रूप में भी और डीपली फॉर्मलिस्टिक, मतलब फॉर्मलिस्टिक तरीके से भी इस एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ किया गया है। इट्स एम बीइंग प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेटस क्वो, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट डेवलपमेंटल एंड प्रोमोशनल। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेवलपमेंट है या उसका जो अलग लेवल पे जो चीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर जो चेंजेस लाने चाहिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको नहीं लाया गया, उसको एज अ स्टेटस क्यों रखा गया, मतलब उसको एज अ सेम रखा गया, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं लेके आया गया, उसका यूज़ किया गया, बट इन द सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ नॉट इम्प्रूव्ड। ओके, in 1947 was the significant watershed, providing the final parting of the way with the past, not merely in the administrative ideology but also the operational way। तो उसके बाद फिर 1947 के बाद एक सिग्निफिकेंट वाटरशेड, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट हुआ, जिसके जरिए अभी आज हम जो नए नए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो चेंज देख रहे हैं वो वही से शुरू हो गए। तो द न्यू चेंजेस वेयर रिफ्लेक्टेड इन एटलीस्ट द फॉलोइंग 4 डायमेंशन। तो ये 4 डायमेंशन में मेनली उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज हुए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ देखा है अलग अलग, बिफोर 1947 अलग अलग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ किया गया और अलग अलग प्रोग्राम के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। लेकिन इफ़ वी गो स्पेसिफिक विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल नॉट गेट इम्प्रूव्ड। लेकिन उसके बाद 1947 के बाद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आए, वाटरशेड मूवमेंट हुआ, मतलब बहुत बड़ा इसके अंदर सिग्निफिकेंट एक चेंज लेके आ गया। जैसे कि ये 4 डायमेंशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेनली चेंज लाया गया। द पर्पज ऑफ द स्टेट हैज चेंज विद द एडॉप्शन ऑफ न्यू विजन एंड मिशन ऑफ पीपल वेलफेयर आफ्टर 1947 गेटिंग इंडिपेंडेंट। अभी क्या हो गया,
अभी जो स्टेट का जो रोल है वो चेंज हो गया, अभी स्टेट बन गया वेलफेयर स्टेट। तो इसीलिए अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है वो भी चेंज हो गया, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस आ गए, एक नया विजन आ गया उसके अंदर। द फंक्शन ऑफ द स्टेट हैव रजिस्टर्ड फंडामेंटल ग्रोथ एंड फिनोमिनल एक्सप्लोजन इन टर्म्स ऑफ वेराइटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल। तो अभी क्या हो गया, जो स्टेट का फंक्शन है उसकी जो फंडामेंटल ग्रोथ है और जो फिनोमिनल एक्सप्लोजन है इन टर्म्स ऑफ वेराइटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल, इन सब में क्या हो गया, चेंजेस आ गया। द मेथडोलॉजी ऑफ द स्टेट ऑपरेशन हैज़ ऑल्सो अंडरगॉन रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द इनोवेटिव प्रैक्टिस, डायनामिक प्रोसेस, डाटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप स्टाइल। तो इसमें चेंज आने के कारण लीडरशिप स्टाइल में, डाटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी के अंदर डायनामिक प्रोसेस हो गया, इनोवेटिव प्रैक्टिस लाई गई। तो ये सब अलग अलग चीज़ों में चेंज आने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया। द पर्सन इन द सिस्टम हैव ऑल्सो न्यूमेरिकली एक्सपांडेड इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स एंड स्पेशलिटीज़। तो हम मेनली क्या पढ़ रही है, चार जो पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, ये है किस तरह से जो नया हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, आज नए तरीका का एडमिनिस्ट्रेशन जो हम देख रहे हैं, वो आज किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है, ये क्यों ऐसे लगा बिफोर 1947 और आफ्टर 1947 एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों चेंज आए, उसके रीज़न क्या है, यही रीज़न हम मेनली ये चार डायमेंशन में हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि अभी क्या हो गया, नया विज़न आ गया देश के सामने कि हमें डेवलपमेंट लेके आना है, लोगों का वेलफेयर देखना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाना पड़ेगा। उसके बाद जो फंडामेंटल ग्रोथ है देश की, स्टेट की, उसको भी देखा गया अलग अलग चीज़ों में। तो जो वेराइटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, स्केल है, ये सब में अभी क्या हो गया, इस तरीके से चेंज लेके आ गए। फिर जो भी अलग अलग चीज़ें थी, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, मतलब इन द सेंस ऑफ दी डेवलपमेंटल, तो ये सब चीज़ों के वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आ गया। फिर अलग एकदम रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग चीज़ों में इनोवेटिव प्रैक्टिस आ गई, डायनामिक प्रोसेसेस आ गया, डाटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी आ गई, लीडरशिप स्टाइल चेंज हो गई। तो फिर क्या हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन गॉट चेंज। ओके, उसके बाद सेम वे जो अलग अलग जो कैटेगरीज है, ग्रुप्स है, स्पेशलिटीज़ है, इसमें काफ़ी चेंज आ गया, ये बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज लेके आना पड़ा। तो ये सब क्या है, रीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आने के। बट द ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक हावेवर कंटिन्यू इन देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट एंड रेडिकल चेंज इन द थिंकिंग एंड बैकअप एक्शन फॉर रिफॉर्मिंग द सिस्टम इन द फंक्शनल कंटेक्स्ट। मतलब लेकिन जो इस सब में तो ये तो सब चीज़ें थी, लेकिन जो एक ओल्ड जो फैशन थी वो चली रही थी इन द रेडिकल मतलब इन द थिंकिंग प्रोसेस, मतलब जो थिंकिंग एंड बैकअप एक्शन थी वो तो मेन थी, लेकिन उसी में अभी पूरी तरह से चेंज नहीं आया था। देयर हैज़ बीन नो न्यू नॉवेल एंड डायनामिक पॉलिसी इन पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम इन जनरल एंड पर्सनल सिस्टम इन पर्टिकुलर। तो जो पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें, और जो पर्सनल सिस्टम इन पर्टिकुलर, मतलब ये बोलना चाह रहे इसमें कोई अलग से बहुत बड़ा चेंज नहीं आया था उस समय। मतलब नो न्यू नॉवेल एंड डायनामिक पॉलिसी ट्रस्ट, देयर हैज़ नो न्यू, मतलब ऐसे कोई अलग से अचानक से कोई चेंज नहीं आया, एक अलग से कोई डायनामिक पॉलिसी, मतलब एक अलग से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। ठीक है, जैसे ये सब चीज़ों को मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ उसके बाद। द रियलिटी इज़ दैट द डे ऑफ नेगेटिव नाइट वॉचर्स रोल परफॉर्म अर्लियर बाय द गवर्नमेंट आर गॉन। लेकिन कुछ में ऐसे जो जो नाइट वॉचमैन या निगेटिव या रोल परफॉर्मेंस जो पहले थे, ठीक है, अभी वो सब चले गए। मतलब ये कि देखिए इसमें जितना हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या लिखा है मेनली, देखिए 1947 हो गया,
बिफोर 1947 क्या था? भारत इंडिपेंडेंट नहीं था। इंडिया इज अंडर द ब्रिटिश ब्रिटिश कॉलोनियल, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल के अंदर था। आफ्टर 1947 इंडिया बिकम द इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया। तो अभी क्या हो गया, इसका रोल चेंज हो गया स्टेट का। अब रोल चेंज हो गया तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज जरूरी था। द गवर्नमेंट नाउ, देखिए यही बताया मैं कि अभी क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया? बिकॉज ऑल दैट रीजन वी देखा है, ये हमने देखा है, चार मेनली चीज़ें देखा है, इसके वजह से अभी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो गया, चेंज आ गया। तो अभी चेंज आ गया है, तो ये अभी इस चेंज के वजह से क्या क्या चीज़ें होगी इन सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज वी आर डिस्कस, ठीक है, और अभी हम वही डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट नाउ हैज़ प्ले मोर पॉजिटिव एंड pervasive part in shaping the citizen life in all its multifaceted aspects, more as an all-round change agent, accelerator of economic and social advancement, animators, if not the prime mover of total national development। तो अभी आफ्टर इंडिपेंडेंट अभी क्या हो गया, जो स्टेट है ये अभी सिटीजन की लाइफ को चेंज कर रहा है, ठीक है, काफ़ी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया है। एनी मॉडर्न गवर्नमेंट मस्ट हार्मोनाइज द गोल ऑफ द कलेक्टिव कम्युनिटेरियन वेलफेयर विद द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस, enrichment of the quality of every life. General landscape of a new government is that it has to cater the need, demand, challenge of rising expectation of the people who now refuse to live under shape of poverty, hunger, illness, ignorance and squalor। तो अभी जो स्टेट है वो मेनली अभी अपना जो अपने जो भी पॉलिसीज है वो मेनली इसी की तरफ फोकस कर रहा है, इसके ऊपर पुअर्टी, हंगर, इलनेस, इग्नोरेंस एंड स्क्वेलेटर, इनके डेवलपमेंट के लिए अभी जो स्टेट है वो पॉलिसी लेके आ रही है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोनाउंसमेंट, ओके, देखिए द पर्सनल in the context of new public administration as in India have to be fine-tuned to a new ideology of the state and technology of dynamic and people-oriented governance. They have to be interested with the vibrant commitment toward the development objectives as enshrined in the basic charter of the state, that is the constitution of the country। तो अभी जो है संविधान के हिसाब से, संविधान में जो लिखा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, जिसके द्वारा ये बताया गया है स्टेट को कि किस तरह से अपने स्टेट के जो सिटीजन्स है उनका किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें लेकर आना पड़ेगा जिससे कि स्टेट बिकम दी वेलफेयर स्टेट एंड पीपल विल हैव ऑल दी फैसिलिटीज़, और वी कैन से एक फाइन लाइफ उनको मिलेगी, एक अच्छी लाइफ मिलेगी, एक साउंड लाइफ मिलेगी उनको। उसके लिए क्या क्या चीज़ें लेके आना है, ये सब चीज़ें लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री के अंदर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो अभी नया जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके तरफ देश ट्यून कर रहा है, ठीक है। The Indian Constitution promulgated with effect from 26th January 1950 make a elongate pronouncement of the lofty ideas in its preamble which assure justice, liberty, equality and fraternity to all its citizens। तो its section on fundamental rights make provisions for the individual safeguard against state authoritarian, ensure fundamental freedom for all citizens, the active principle of state policy re-enjoy upon the state,
fundamental duty to create promotive environment so that citizen can lead a life of happiness, enrichness, fulfillness. Okay, fullness. The constitution culture has developed one on the government much wider rectangle of responsibility to shape the entire fabric of social and individual life in more positive and constructive freedom. तो ये बताया गया इसमें कि किस तरह से मेनली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 हाउ द पॉलिसी मेकिंग चेंज दैट वाज ओनली वी डिस्कस हियर. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक पर्सनल इन इंडिया. पब्लिक पर्सनल इन इंडिया ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. ठीक है, आज की इस वीडियो में हम मेनली क्या पढ़े कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो किस तरह से चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक पर्सनल इन इंडिया. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.